Hello everyone and welcome to the second session of financial statements for class 11 accountancy। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने एक ओवरव्यू ले लिया था कि इस चैप्टर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये चैप्टर है इसमें हमें दो स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगी, एक तो इनकम स्टेटमेंट और दूसरी जो थी वो थी पोजीशनल स्टेटमेंट। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इनकम स्टेटमेंट पर बेस्ड रहने वाला है। इनकम स्टेटमेंट के भी एक ही पार्ट को हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि हमें इसमें कौन से दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं और वो क्या हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो ये इनकम स्टेटमेंट है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि हमें क्या बताता है, ये दिखाता है कि एक फर्म के द्वारा ग्रॉस प्रॉफिट या कितना ग्रॉस लॉस सफ़र किया जा रहा है। सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। देखो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी ये डिफरेंस भी हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग समझ लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी मीनिंग समझ लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट को ही डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि ये क्यों बनाया जाता है और इससे हमें क्या निकल कर आता है। वैसे तो हिंट आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा या ग्रॉस लॉस बताएगा, लेकिन कैसे बताएगा, कैसे प्रिपेयर करना है, चलिए आइए समझते हैं। Trading account is prepared for calculating the gross profit or gross loss arising or incurred as a result of the trading activities of a business। देखिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें बेसिकली सिर्फ वो आइटम्स डाली जाएंगी जो मेनली डायरेक्टली बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं। तो इन अदर वर्ड्स इट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो अगर कोई फैक्ट्री, अगर कोई फर्म कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, वो गुड्स को बाय कर रही है, ख़रीद रही है या सेल कर रही है, तो बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड, मेनली ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनसे रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे या जो भी हमारी इनकम्स आएंगी। देखो इनकम जो है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो रहेगी सेलिंग ऑफ गुड्स वाली ही, लेकिन फिर भी हम परफॉर्मा जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि और कौन कौन सी चीज़ है जो इसमें इंक्लूड की जा सकती है। अब आपको क्या बताया जा रहा है, इफ़ द अमाउंट ऑफ सेल्स exceeds the amount of purchases and the expenses directly connected with such purchases, the difference is termed as gross profit। देखो आप आई थिंक जब 6-7 स्टैंडर्ड में या उससे भी लोअर क्लासेस में होते थे तब आपने ये ज़रूर देखा होगा, आपको मैथ्स में एक चैप्टर आता होगा गेन या लॉस वाला। तो उस वक्त आपको ये उसी टाइम से ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि भाई अगर हमारी जो इनकम है या हमारी जो सेल प्रोसीड्स हैं वो ज़्यादा हैं और हमारी जो परचेजेज़ या हमें जो खर्चा और बियर करना पड़ा है अगर वो कम है, तो इट्स ऑब्वियस कि हम क्या अर्न कर रहे हैं, हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारी जो सेल वैल्यू है वो कम रह जाए, हमारे जो परचेजेज़ हैं या जो खर्चा लग रहा है वो ज़्यादा हो जाए, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली है फिर हमें लॉस देखने को मिलता है। इसीलिए आपको नेक्स्ट लाइन जो है वो ऐसी ही कुछ बता रखी है कि ऑन दी कॉन्ट्ररी इफ़ द परचेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सीड दी सेल्स द डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। देखो जैसे मैंने आपको यहाँ एक ये लाइन बताई है कि ये मेन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसी तरीके से ही आपको एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको कौन से बताए गए हैं, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए गए हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा हिंट पहले भी दे दिया गया है कि दी एक्सपेंसेस डायरेक्टली कनेक्टेड विद सच परचेजेस। मतलब जो गुड्स यहाँ सेल किए जा रहे हैं वो कैसे परचेज किए गए थे या किस फॉर्म में परचेज किए गए थे। ऑब्वियसली है ना कि एक कंपनी या एक फैक्ट्री जो है
वो एक फर्म जो है वो कोई रॉ मटेरियल परचेज करती है, उस पर वो कोई काम करती है, कोई फिनिशिंग करती है, फिर वो उसे एक पर्टिकुलर फॉर्म में बदल कर फिनिश्ड गुड तैयार कर कर फिर वो उसे सेल करती है। तो दैट मीन्स वो प्रोडक्ट जो सेल किया गया था उसे उसकी उस सेल फॉर्म में लेकर आने के लिए क्या परचेज किया गया था, क्या उस वक्त एक्सपेंसेस बियर किए गए थे, वो ही एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर परचेज से रिलेटेड हैं, उन्हीं को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रीट करना है। जब हम इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे सेल वैल्यू का और परचेजेस का, या और भी जो कंसेप्ट्स आएंगे, हमें पता चलेगा कि अगर हमारी सेल प्रोसीड्स ज़्यादा हैं हमारी परचेजेस या एक्सपेंसेस के कंपैरेटिवली, तो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अदरवाइज वी आर सफरिंग अ लॉस। इट ट्रेडिंग account records the amount of purchases of goods and also the expenses which are incurred in bringing that commodity to a saleable state। तो देखो वही बात होगी ना जो मैंने आपको कही कि सेल करने के लिए उस प्रोडक्ट को जिसको हम सेल कर रहे हैं उसे सेलेबल स्टेट में लेकर आने के लिए जो भी खर्चा बियर किया जाता है वो किस में रिकॉर्ड किया जाता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। In other words, all expenses which relate to either purchase of raw material or manufacturing of goods are recorded in the trading account. All such expenses are called direct expenses। तो ये आपको direct expenses के definition मीनिंग दे रखा है, आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी यहाँ पर दे रखी है, अगर आप चाहो तो आप वो भी पर्टिकुलर याद कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज यहाँ तक का मीनिंग भी मोर देन सफिशिएंट है। Sometimes a trading account is also called goods account because all the transactions relating to goods are recorded in it। अब कैसी, जैसे ओपनिंग स्टॉक जो कि गुड्स का होता है, जैसे परचेजेस, जैसे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक or expenses incurred on manufacturing of goods and the expenses incurred on purchasing and bringing the goods to the trading place। तो जो भी खर्चा गुड्स से रिलेटेड है उन सब को हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट को गुड्स अकाउंट भी कहा जाता है। All such expenses are summarized and recorded in the trading account at the end of the year। देखो आपको एक और चीज़ यहाँ पता चल रही है, वैसे तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर बनती हैं, तो ऑब्वियसली है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट भी एट द एंड ऑफ द ईयर ही बनेगा। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास उभर कर आता है वो है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों बनाया जाता है ये? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। तो हमें कितना सकल लाभ हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, या कितना ग्रॉस लॉस हो रहा है, हम सफ़र कर रहे हैं लॉस, हमें किससे पता चलेगा? हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलेगा। इट इन्फॉर्म्स ऑफ दी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग दी गुड्स ड्यूरिंग दी ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर क्योंकि एट द एंड बन रहा है ना, तो साल के दौरान हमने जो गुड्स बाय किए या सेल किए उनसे हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट या कितना ग्रॉस लॉस हो रहा है, हमें ये कहाँ से पता चलता है? ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से ही पता चलता है। द परसेंटेज ऑफ करंट ईयर्स ग्रॉस प्रॉफिट on the amount of sales can be calculated and compared with those of the previous years। अगर आप क्लास 12 में रेशियो एनालिसिस जब पढ़ोगे तो उस वक्त आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज किस तरीके से कैलकुलेट होती हैं ये भी पता चल जाएंगी। Thus it provides data for comparison, analysis and planning for a future period। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एक मैनेजर है, जो मैनेजमेंट संभाल रही है सारा का सारा काम, ऑब्वियसली है कि उन्हें टाइम टू टाइम ये पता लगना चाहिए ना कि उनकी कंपनी या उनकी फैक्ट्री या जो भी वो बिज़नेस संभाल रहे हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो इसलिए फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन या एनालिसिस या फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड डिसीजंस लेने के रिगार्डिंग ये जो रेशोज़ हैं वो कैलकुलेट की जाती हैं।
और ये रेशोज तभी कैलकुलेट की जाएंगी ना जब प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक तरीके से रिकॉर्डिंग करने में ही मदद कर रही हैं, पता लगाने में मदद कर रही हैं कि भाई कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या कितना ग्रॉस लॉस सफ़र किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने अभी अभी बोला ना कि जितने भी डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलती है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलती है। ऑल दी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन दी परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दी ट्रेडिंग अकाउंट इन ए समराइज्ड फॉर्म। एक समरी की फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। Percentage of such expenses on sales can be calculated and compared with those of the previous year. सेम वही कंसेप्ट जो आपको ऊपर बताया था, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट की जा सकती है और फिर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि भाई हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी परसेंटेजेस कहा गया है। ये भी फिर से मैं आपको कहूँगी कि जब आप क्लास 12 में रेशियो एनालिसिस अगर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इन दिस वे इट एनेबल्स द मैनेजमेंट टू कंट्रोल एंड रैशनलाइज द एक्सपेंसेस। तो एक तरीके से मैनेजमेंट को फिर से मदद मिलती है कि अगर कहीं कोई फालतू का एक्सपेंस हो रहा है या इंक्रीमेंट हो रहा है एक्सपेंसेस में तो उसे कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आपको क्या बताते हैं, कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद दोज ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। देखो अभी अभी जब हमने ये पढ़ा था कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट को गुड्स अकाउंट भी बोला जाता है, तब आपको कुछ 5-6 पॉइंट्स मैंने बोले थे कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में शो किए जाते होते हैं। तो उसमें ना क्लोजिंग स्टॉक नाम का एक कंसेप्ट भी आया था, क्योंकि ये भी तो गुड्स से ही रिलेटेड होता है ना। तो यहाँ पर है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई क्लोजिंग स्टॉक पिछले ईयर्स के मुकाबले अब हम कितना मेंटेन कर रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक हैज़ टू बी वैल्यूड एंड रिकॉर्डेड इन अ ट्रेडिंग अकाउंट। दिस स्टॉक कैन बी कंपेयर्ड विद द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एंड इफ द स्टॉक शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, कि भाई ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बच रहा है। देखो स्टॉक का, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक का ज़्यादा बचना क्या इंडिकेट कर रहा है कि कम गुड्स बिक रहे हैं हमारे मार्केट में, तो वो अच्छी बात नहीं है, है ना। तो इफ़ दी स्टॉक शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड द रीजंस मे बी इंक्वायर्ड इनटू। तो फिर इन बातों का पता लगाया जाना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड्स सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेज। होने वाले या आने वाले लॉसेस के बारे में हमें सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने को मिल सकते हैं, मतलब हम अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कब करेंगे, जब हमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर पता चलेगी ट्रेडिंग अकाउंट को बनाकर। इफ़ दी रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हैज़ डिक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू दी प्रीसीडिंग ईयर, अगर पहले वाले सालों के मुकाबले अगर हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट, या मैं सिंपल कहूँ कि हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस होती चली जा रही है, तो ऑब्वियसली है कि एक बिजनेसमैन क्या करना चाहेगा। द बिजनेसमैन कैन टेक इफेक्टिव मेजर्स टू सेफगार्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट फ्यूचर लॉसेज। अपने आप को आने वाले लॉसेज से वो सेफगार्ड करना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ एक दे रखा है कि इफ़ ही में इंक्रीज द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स और मे प्रोसीड टू एनालाइज और कंट्रोल दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दो ही तरीके हैं ना, या तो सेल प्राइस बढ़ा दे या कॉस्ट कटिंग करना शुरू करें, अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना शुरू करें, तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो ये कुछ कंसेप्ट्स थे जो आपको यहाँ बताए गए हैं कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलता है, हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती होती है, हम क्लोजिंग स्टॉक का एक सही मार्जिन मेंटेन कर रख सकते हैं और अपने आप को पॉसिबल लॉसेस से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये नीड एंड इम्पॉर्टेंस बहुत ही आसानी से समझ में आ गई। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले हम देखेंगे फॉर्मेट और फिर उसके बाद हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि कैसे ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि अगर हमें फॉर्मेट, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल जब हमने करना है ना तो हमने सीधा फॉर्मेट ही अपने दिमाग में रखना है। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी आइटम कौन सी साइड पर आती होती है, इसीलिए हम सबसे पहले फॉर्मेट को दिमाग में बिठाते हैं
और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन होगी, मतलब बारीक बारीक पॉइंट्स थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाद में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि जो लेजर अकाउंट्स होते हैं उनकी एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। तो सेम वही कंसेप्ट आपको यहाँ पर भी दिमाग में रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड है ये है इसकी डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड वाली है वो है इसकी क्रेडिट साइड। और इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे चलेगा, देखो, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर ही बनता है, तो इसलिए इसमें जो डेट कॉलम है ना दोनों साइड्स के, वो स्किप कर दिए गए हैं। तो इसलिए क्या उभर कर आता है हमारे पास पैटर्न, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे ऊपर टॉप पर क्या लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बनेगा वो ईयर यहाँ आ जाएगा। कई बार साथ में ये भी लिखा होता है इन दी बुक्स ऑफ, किसकी किताबों में, क्योंकि कई बार नाम बीच में दिया हुआ होता है तो वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो साइड्स हैं, एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। अब देखिए, हमने डेबिट साइड में क्या लिखना है और हमने क्रेडिट साइड में क्या लिखना है। क्रेडिट साइड, सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगी। देखिए, क्रेडिट साइड जितनी आपको विजिबल हो रही है ना, मोस्ट प्रोबेबली इसमें सिर्फ यही चीज़ें लिखी हुई आएंगी। सबसे पहला क्या आएगा, बाय सेल्स, क्योंकि आपको पता है, आपने लेजर अकाउंट्स सीखे हैं कि इसकी क्रेडिट साइड जो होती है इसमें एक बाय नाम का प्रीफिक्स लगता होता है, तो बाय सेल्स। और क्योंकि हमने ये पढ़ा कि सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, गुड्स से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो यहीं पर डील हो जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। तो चाहे सेल्स रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया हो, चाहे आपको रिटर्न इनवर्ड दिया हो, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वो सेल्स रिटर्न ही है, आपने उसे लेस करना है। इसके अलावा जो एक और चीज़ आएगी क्रेडिट साइड पर, वो होगी क्लोजिंग स्टॉक, कि कितना स्टॉक गुड्स का हमारे पास बचा हुआ है। आएगा इसमें या नहीं आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा, वो जब मैं आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी तब बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ इतना ये समझोगे कि क्रेडिट साइड पर ये दो आइटम्स आती होती हैं, एक आती होती है सेल्स और एक आता होता है क्लोजिंग स्टॉक। जो ये तीसरे आइटम है, ये तो भाई जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, जब हम प्लस माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पर हमारे पास निकल सकती है। और ये है क्या, अगर क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर निकलेगी ट्रेडिंग अकाउंट की बैलेंसिंग के वक्त, तो उसे ग्रॉस लॉस कहा जाएगा। अगर डेबिट साइड पर निकल आएगी तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो कि उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई डेबिट साइड पर आता क्या क्या है। अब देखो, जैसे यहाँ मैंने क्लोजिंग स्टॉक आपको बताया, तो यहाँ आपको क्या पता चल रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर शुरुआत ही किससे होगी, ओपनिंग स्टॉक से। तो अब ये भी आपको पता है कि इसमें प्रीफिक्स क्या लगता है, डेबिट वाली साइड पे प्रीफिक्स लगता है 2, तो 2 ओपनिंग स्टॉक। अब इसके बाद क्या आएगा, जैसे इधर सेल्स आई थी, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर कर आया था, बिल्कुल इसी तरीके से जब हम डेबिट साइड पर लिखेंगे तो हम लिखेंगे परचेजेस, जिसमें से परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। जैसे इसका नाम रिटर्न इनवर्ड था, ये क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। तो ये माइनस कर दिए जाएंगे, जो नेट अमाउंट निकल कर आएगी उसे ही हम बाहर अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके अलावा देखिए, आपको कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं जिनके नाम आपको दिख रहे हैं, जैसे वेजेस हैं, वेजेस एंड सैलरीज हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज ऑन परचेजेस है, गैस, फ्यूल एंड पावर, फ्रेट एंड कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या जिसे प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। ये कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहे हैं। ये कुछ और नाम हैं, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री का रिलेटेड रेंट है कोई,
कोई डॉक चार्जेस या क्लियरिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी, ये कुछ और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम आपको नेक्स्ट पेज पर बता रखे हैं। घबराइए मत, हम जब प्रिपरेशन वाला कंसेप्ट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तब आपको इन सभी के बारे में डिटेल में आएगा, पता चलेगा कि क्या है ये क्या नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर देखिए कि यहाँ आपको क्या बता रखा है कि अगर डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर निकलेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। देखो एक हिंट ना आपको यहाँ दिख रहा है ब्रैकेट में साथ में, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट मीन्स कि ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें हमें चाहे ग्रॉस लॉस निकले चाहे निकले ग्रॉस प्रॉफिट, हमने उसे कहाँ ट्रांसफ़र करना है, हमने उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, जो कि इनकम स्टेटमेंट का ही दूसरा पार्ट है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इस फॉर्मेट के अंडर दिख रहे हैं। मैंने आपको कुछ बता दिए हैं लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ भी नहीं छोड़ना। In the heading of trading account, the words for the year ended are used because it discloses the position of the business for the full accounting year and not at a particular point of time. किसी एक दिन नहीं, ये साल के अंत में बनाया जाता है, साल के अंत में पोजीशन बताता है, इसीलिए हमने इसे फॉर द ईयर एंडेड देकर हेड किया है। सेकेंड आपको क्या बताते हैं, नो सेपरेट कॉलम फॉर डेट इज प्रिपेयर्ड। क्यों? क्योंकि ये तो फॉर द ईयर एंडिंग है, तो इसीलिए कोई अलग से डेट कॉलम नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो आपको क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छा पॉइंट, नो कॉलम फॉर लेजर फोलियो इज प्रिपेयर्ड in final accounts because these are prepared from trial balance and not from ledger accounts directly। ये लेजर अकाउंट्स से नहीं बनाए हैं आपने, ये तो जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हो उसके बाद बनाया जाता है, तो इसीलिए इसमें कोई लेजर का पेज नंबर नहीं है, तो इसलिए लेजर अकाउंट्स के लिए मेंशन करने के लिए कोई लेजर फोलियो इसके फॉर्मेट में ऐड नहीं किया जाता है। उम्मीद है कि हमारे आज के इस सेशन में हमने इनकम स्टेटमेंट के इस फर्स्ट पार्ट के बारे में जितना भी डिस्कस किया वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। मैं सेशन ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी, तो यहीं पर वाइंड अप करते हुए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम प्रेपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट को, जो कि एक थ्योरेटिकल बेस्ड सेशन ही रहेगा, फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।